अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। बिजली का बढ़ता हुआ बिल हुकूमत के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज काबीना इजलास में बिजली के बढ़ते मसाइल पर खुलकर गुफ्तगू की और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कोई जज्बाती फैसला नहीं करना। जैसे देखा कि बैठे बैठाए एब्सोल्युटली नॉट ने किया अपना। आप जो हशर हुआ वो सब जानते हैं। वजीर आजम इस बारे में क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखता है। और बैठे बैठाए एफसी नॉट ने क्या हशर किया वो आप सब जानते हैं। बैठे बैठाए एक अच्छे ताल्लुकात को तबाह बर्बाद किया गया, साइफर लहराया गया और झूठा एक बयानिया बनाया गया। उससे हमारे ताल्लुकात को कितना ज़ोफ पहुंचा, धचका लगा। उसको आज भी हम उसको रिपेयर करने के लिए एक सियासी अखाड़े में ले जाऊं और सियासत करूं और जज्बाती एब्सोल्युटली नॉट वाले नारे लगाना, तो मैं समझता हूँ कि आ बैल मुझे मारने के मुतरादिफ। अब वजीर आजम ने कहा है कि वो जज्बात में आकर कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो। हुकूमत का ये दावा है कि एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाकर मुल्क की खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया गया। पिछली हुकूमत ने जो मुल्क का नुकसान किया सो किया, लेकिन अब पिछली हुकूमत की कारकर्दगी को मौजूदा हुकूमत कितनी देर तक जो है वो ढाल बनाएगी। आज वजीर आजम कहते हैं कि जज्बाती फैसले नहीं करूंगा, लेकिन अगर अवामी इशूज़ पर फैसला ही ना किया तो फिर क्या इसका नुकसान मुल्क को नहीं होगा। जैसा कि बिजली के भारी भरकम बिल ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है, लेकिन हुकूमत बेबस नजर आ रही है। और वजीर आजम कहते हैं कि मैं जज्बाती फैसला नहीं करूंगा। अब जमात इस्लामी ने एक तरफ बिजली के बिलों की कीमत कम करने के हवाले से इस्लामाबाद में धरना दिया हुआ, तो दूसरी जानिब माहिरीन को ये उम्मीद नहीं है कि बिजली की कीमत कम होगी। माहिरीन ने बिजली की कीमत कम ना हाथ बताई हैं। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत ने बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत को आमदनी का जरिया बना दिया है, जबकि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स अपनी कारकर्दगी और हुकूमत के साथ दस्तखत शुदा मुआहदे पर बगैर किसी चेक एंड बैलेंस के आज़ादाना तौर पर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। माहिरीन ने यह भी कहा है कि बिजली की ओवर बिलिंग और महंगी होने का मसला एक ऐसा बहरान बन चुका है जो मुल्क के गरीब और मुतवस्सित आमदनी वाले घरानों को बुरी तरह मुतासर कर रहा है, जिससे उनके सेहत, तालीम, खुराक, ट्रांसपोर्ट वगैरह पर होने वाले अखराजात मुतासर हो रहे हैं। इस हवाले से AERC के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आमिर सिद्दीकी का कहना है कि बिजली के चार्जेस जल्द कम होने वाले नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने पेट्रोल और बिजली को आमदनी का जरिया बना दिया है। मुल्क में 100 के करीब IPPs हैं और इतने सप्लायर्स के साथ तो बिजली की कीमतें अगर सस्ती ना भी हों तो कम अज़ कम मुस्तहकम होनी चाहिए, लेकिन वो मुसलसल बढ़ रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान तलब से ज़्यादा बिजली पैदा कर रहा है, लेकिन फिर भी लोड शेडिंग की जाती है और इस सब के दरमियान हुकूमत IPPs के साथ बातचीत करने या उनके मयाद और ख़दमात को बेहतर बनाने के लिए उनके साथ मुआहदों पर नज़र षानी करने की जो ज़हमत है वो गवारा नहीं करती। हालांकि इन्हें डॉलर्स में अदायगी की जाती है या डॉलर की शरह तबादला के मुसावी रकम दी जाती है। फिर इस तरह सोशल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट सेंटर कराची के प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मोहम्मद साबिर के बकौल बिजली के नर्ख इस वक्त तक कम नहीं होंगे जब तक हुकूमत आवाम को अपने मफादात पर तरजीह नहीं देती। उन्होंने कहा कि IPPs के साथ ज़्यादातर मुआहदों पर आवाम के फ़ायदे के बारे में सोचे बगैर दस्तखत किए गए। जो IPPs बिल्कुल भी बिजली फराम नहीं कर रहे उन्हें भी वक्त पर और मुकम्मल अदायगी की जा रही है। अब IPPs तमाम मसले की जड़ है, लेकिन सवाल यह है कि हुकूमत बिजली को सस्ता करने का प्लान क्या है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पावर सेक्टर और FBR ये ऐसे इदारे हैं जिनमें हम सब सवार हैं। अगर हम इन दोनों इदारों को फ़ाल और करप्शन से पाक करने में कामयाब हो गए तो फिर कश्ती मझधार से निकल कर किनारे पर लगेगी। अगर ये इदारे सही नहीं हुए तो खुदा न खास्ता वो जो नैया है वो डूब ना जाए। ये वज़ीर आज़म क्या कह रहे थे इस मुतालिक, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। कई बार ये बात कही और आज फिर इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कहना चाहता हूँ कि पावर सेक्टर और FBR ये दो वो इदारे हैं जो कि में हम सब सवार हैं। अगर इसमें हम कामयाब हो गए इन दोनों इदारों को एफिशिएंट बनाने में और करप्शन से साफ करने में, तो ये कश्ती जो है अल्हम्दुलिल्लाह मझधार से निकल कर किनारे पर लगेगी। और अगर ये दो इदारे सही ना हुए, खुदा न खास्ता, और मुझे कोई शक नहीं कि सही क्यों नहीं होंगे, इंशाअल्लाह होंगे, तो फिर ज़बान पे वो अल्फाज नहीं लाना चाहता कि फिर वो नाव डूब सकती है, खुदा न खास्ता। उस नाव को डूबने से बचाने के लिए वज़ीर आज़म साहब क्या कर रहे हैं, हुकूमत के पास क्या प्लान है, इस पर कोई बात नहीं की जाती। हालांकि वज़ीर आज़म साहब ये समझते हैं कि अगर बिजली की कीमत कम होगी तो जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ेगी। इस मुतालिक भी वज़ीर आज़म साहब को अच्छे तरीके से रियलाइजेशन है। वो क्या कहते हैं, ज़रा ये न ज़राअत आगे बढ़ सकती, न सार्फिन को अपना उसका बोझ कम होगा। ये बोझ कम करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, हम कंपटीशन में आगे होंगे। आज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के नाम पर टैरिफ की एक हिमालय नुमा दीवारें खड़ी कर दी गई हैं और फैट काउस बन गई हैं अंदर पाकिस्तान में, जो कम्पीट ही नहीं कर सकती। अब बिजली की कीमत कम करना तो हुकूमत का काम है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हुकूमत IPPs के आगे बेबस है। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से जून तक बिजली के महंगे बिल आवाम को भेजे गए।
नेपरा की जानिब से की जाने वाली तहकीकात से यह बात सामने आई है कि मुल्क भर में लाखों सारिफीन को अप्रैल से जून के अरसे के दौरान इजाफी बिल भेजे गए क्योंकि वो सब्सिडी वाले नरखों और स्लैब के फवायद से महरूम हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पावर डिवीजन की एक ज़ेली कंपनी पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी की तरफ से फराहम करदा मालूमात और डेटा पर मबनी एक रिपोर्ट ने इंकशाफ किया है कि 30 दिन से ज़ायद मुद्दत के बिलों पर नज़रसानी करने की बजाय जो प्रोरेटा बिलिंग है उसके दायरा कार को उसके असल दायरा कार से बढ़ा दिया गया है। नेपरा ने मुशाहिदा किया है कि कराची के इलेक्ट्रिक समेत तमाम पावर कंपनीज ने 30 दिन से कम मुद्दत के बिलों में जो प्रोरेटा एडजस्टमेंट है उसका इतलाक शुरू कर दिया है। इसके नतीजे में सारिफीन की एक बड़ी तादाद को प्रोटेक्टेड से नॉन प्रोटेक्टेड, लाइफलाइन से नॉन लाइफलाइन और कम से ज़्यादा टैरिफ स्लैब्स में दोबारा दर्जा बंद कर दिया गया है। इसके नतीजे में बिलों में इजाफा हो गया है। बहुत से सारिफीन को मीटर रीडिंग के शेड्यूल के बरक्स 3 महीनों अप्रैल, मई और जून के लिए प्रोरेटा जो बिल है वो भेजा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये कंज्यूमर सर्विस मैनुअल की खिलाफ वर्जी और रिपोर्ट के मुताबिक वापडा की साबिका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और के इलेक्ट्रिक ने 2 माह के अंदर खराब मीटर तब्दील नहीं किए जैसा कि कंज्यूमर सर्विस मैनुअल की ज़रूरत थी, जिसके नतीजे में औसत बिलिंग हुई। इसके नतीजे में बिलों में इजाफा हुआ। पावर कंपनीज ने अहम मामलात में मुकर्रर तारीख से बहुत पहले रीडिंग्स रिकॉर्ड की और अप्रैल से जून के दौरान रीडिंग को एडजस्ट करने के लिए जो प्रोरेटा कैलकुलेशन है, प्रोरेटा कैलकुलेटर है, वो इस्तेमाल किया और इसका नतीजा ये निकला कि मीटर पर रिकॉर्ड की गई रीडिंग असल रीडिंग से ज़्यादा थी। उससे बढ़कर 3 माह के दौरान पावर कंपनीज के जारी करदा बिलों में एक संगीन तजाद ये था कि जो स्नैप की तारीख है और शेड्यूल के आदाद व शुमार से मेल नहीं खा रही थी। अब एक तरफ वज़ीर आज़म पावर डिवीजन और FBR से नाला है तो दूसरी जानिब फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत सैलरीड क्लास और पैसे इकट्ठे कर रही है और उनके पास मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं है और यहाँ से पैसे को पूरा किया जा रहा है। तमाम अपोजिशन को मिलकर एहतजाज करना चाहिए। फवाद चौधरी इस मुतालिक क्या कहते हैं, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। अब ये बात तकरीबन तय हो गई है कि बिजली के बिलों में कमी की कोई इम्कान मौजूद नहीं है। उसकी वजह है कि इस वक्त हुकूमत के जो पैसे कमाने का जरिया है वो सिर्फ 3 चीजें हैं। वो बिजली के ऊपर टैक्स है, वो तेल के ऊपर टैक्स है, तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स। बदकिस्मती है कि हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस है और अपोजिशन की सबसे बड़ी इनकॉम्पिटेंस ये है, खामी ये है कि आज 7 महीने के बाद भी अपोजिशन की जमातें अलग-अलग एहतजाज फरमा रही हैं। जब तक हुकूमत तो इनकॉम्पिटेंट है, ये ऑपोजिशन भी इनकॉम्पिटेंट है। सिर्फ जमात इस्लामी का जो धरना है रावलपिंडी में जारी है, उसके अलावा ऑपोजिशन इसको ज्वाइन नहीं कर रही है। इस वक्त अब्दुल्ला गुल साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो कहिएगा कि आज वज़ीर आज़म साहब ने यह कहा कि हम उजलत में, जैसे साबिका हुकूमत ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, नहीं कह सकते। आप एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहते, लेकिन जो IPPs का मामला है, जो एग्रीमेंट्स को रिविजिट करने का मुतालबा एक जमात कर रही है और वो पिंडी में बैठी हुई है, एहतजाजी धरना 7 रोज़ गुजार चुके हैं वहाँ पर वो लोग, तो क्या हुकूमत गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है? हुकूमत संजीदा नहीं है इन मामलात को हल करने में? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये बड़ी तशवीशनाक है और जुड़वा शहर के अंदर आए दिन कोई ना कोई एक नया ड्रामा लगा रहता है। लेकिन ये जो धरना है ये अवाम के जो एक बड़ी इसके साथ वाबस्तगी है, क्योंकि ये अवाम को डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा है। उनके घरों के अंदर जो है मुश्किलात आ रही हैं, उनके रोजगार के मामलात हैं, उनकी रोटी का मामला आ गया है। इसलिए इस धरने के साथ लोग जुड़ रहे हैं। मैं क्योंकि रावलपिंडी का वासी हूँ, मुझे मालूम है कि इसके अंदर बहुत सारे वो लोग हैं जो जमात इस्लामी से मुंसलिक नहीं भी हैं, लेकिन वो भी जो है वो आस पड़ोस से आ जाते हैं, बैठ जाते हैं और बात सुनते हैं। अब मसला यहाँ यह है कि ये पहला धरना नहीं होगा और ये आखिरी भी नहीं होगा। अभी मजीद आपको धरने नजर आएंगे जूं जूं मौसम बेहतर होगा। पहली बात यह है कि इस बरसती जो हमारे इस टाइम पे जो बारिश है उसके अंदर जो है ये धरना जो है ये कायम है। ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में अचीवमेंट है। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो IPPs के साथ मुआहदात हैं। देखिए, बात यह है कि हरफे आखिर कोई चीज नहीं हुआ करती। अगर कोई कौमी मफाद के अंदर चीज नहीं है, आइन में अगर हम तरामीम कर सकते हैं तो फिर हम IPPs के साथ मुआहदों में क्यों नहीं कर सकते? ये बात है सोचने वाली। तो फिर क्या वजह है कि हुकूमत इसको संजीदा नहीं ले रही है अब्दुल्ला गुल साहब? नहीं, हुकूमत को कुछ चेहरों को बचाना चाह रही है, क्योंकि IPPs जिन लोगों के पास हैं, अब आप मैं छोटी सी एक फिगर दे दूं कि 100 के करीब IPPs में से 53 बंद हैं और जो बाकी जो 25 हैं
वो 25 बंद है, 53 जो है 10% बिजली जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उनको पूरी की पूरी पेमेंट जो है वो हो रही है। मैं आपको 10 साल के फिगर दे देता हूं। 1800 जो खरब है उसकी बिजली जो है वो 1800 अरब की बिजली जो है वो हमने पेमेंट की है, जिसमें से 9 खरब और तकरीबन 650 करोड़ की हमने बिजली जो है वो बनाई है, जबकि तकरीबन 8.25 खरब जो है हमने सिर्फ आईपीपी को वैसे ही अदा कर दी क्योंकि उन्होंने बिजली बनाई कोई नहीं। अब ये कहां का इंसाफ नहीं नहीं है? बिल्कुल, इशू तो 3 बड़ा रुपए पर्टिनेंट है सर, इशू बड़ा पर्टिनेंट है, लेकिन वजीर आजम साहब ने आज कह दिया कि हम ऐसे ही एब्सोल्युटली नॉट, वन फाइन मॉर्निंग यू वेक अप एंड यू से एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा नहीं हो सकता, तो उजलत में ये नहीं करेंगे। मुझे सर ये बताइए कि पिंडी में ये जो धरना जारी है 7 रोज़ हो गए हैं, अब मजीद अगर आगे चलेगा, हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात के हार्डली 2 अदवार हुए हैं, तो हुकूमत इसको संजीदा नहीं ले रही है, और अगर हुकूमत संजीदा नहीं ले रही तो फिर कंसर्न क्वार्टर्स इस बारे में क्या सोच रहे हैं, मुक्तदरा में क्या सोच पाई जाती है इस मुतालिक? देखिए, पहली बात यह है कि मुक्तदरा जो है वो क्या अवाम की राय से फर्क होते हैं? वो भी तो बेचारे ऐसे ही घरों से आए होते हैं ना, गरीब घरों से आते हैं। किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने तो अपना बच्चा जो है फोर्सेस में नहीं भेजता। देखिए, मकसद यहाँ ये है कि अवाम की सोच इस टाइम पे क्या है उसको समझना बड़ा जरूरी है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस 8 पर्टिकुलर इशू के ऊपर सेम पेज पे नहीं है, यानी यहाँ सफा उखड़ा हुआ है। मैं ये समझता हूं कि अवाम की राय के अगेंस्ट कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी नहीं। और हुकूमत अगर ये सोच रही है, यही देखे ना, यही पीटीआई के हुक्मरान को भी यही ख्याल था कि मैं जो हूं मेरी कुर्सी मजबूत है, और भुट्टो साहब को भी यही कहा था कि कुर्सी मजबूत है। इनको भी इवन जब नवाज ये जो शरीफ साहब को और overconfidence मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी यही था। वो सिंध के सर्किट हाउस में देखिए- बैठ के नवाज शरीफ कह रहे हो मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है, या फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ये कह रही हो मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है, तो कुर्सियां बिल्कुल ठीक बात है, हिला दी जाती हैं। तो अभी भी हुक्मरानों को ये लग रहा है कि confidence कुर्सी बड़ी मजबूत है, तो देखें- कुर्सी हिल सकती है सर। देखिए, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस होना ये मेरे ख्याल में गैर मुनासिब है। मुझे ये लग रहा है कि मुस्तकबिल में और पार्टियां आके धरना देंगी इसी मौजू के ऊपर, और ये मामला चलेगा। ये अवाम सड़कों के ऊपर निकल आई है, और अब जब तक कि इसको वापस नहीं लिया जाएगा, देखे ना, जो बड़े बड़े नाम हैं, अब आपको तो पता है वो सारे नाम पूरे अवाम के अंदर है। वक्त कम है, वरना मैं आपको सारे नाम लगे दे देता। बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। उन सियासतदानों को बचाने के लिए देखिए ना, हम कौम की बलि नहीं चढ़ा सकते। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं, ये जो बात है ये तमाम पाकिस्तानियों के दिल की आवाज है। ये बात जमात इस्लामी की नहीं है, ये किसी और की नहीं है, बल्कि ये एक अवामी मसला है। और हुकूमत क्यों चाहती है कि जब तक के लाशें ना गिरें, जब तक के हंगामा आराई ना हो, जब तक के पिंडी इस्लामाबाद या किसी दूसरे शहर के शहरी जो है वो ख्वार खच्चर ना हो जाएं, तब तक उनके साथ बात नहीं करनी। किस किस्म की हुकूमत का रवैया है? अब्दुल्ला ये गुल साहब, बहुत गुज़श्ता, गलत है। अच्छा मुझे बताएं सर कि पल्स इस वक्त क्या है शहर इक़्तिदार की? गुज़श्ता 2 हफ्ते में हुआ क्या है? यानी बानी पीटीआई के स्टांस में फ्लेक्सिबिलिटी आना, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की बात करना, और दूसरी तरफ हुकूमत की घबराहट कि कहीं ये कुर्बतें बढ़ ना जाएं, ये हो क्या रहा है? क्या बैकडोर कुछ चल रहा है ऐसा जो मंजर आम पर नहीं आया अभी तक? हुकूमत को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि बैकडोर पे कुछ नहीं चल रहा। वो सिर्फ ये बातें करके एक प्रेशर कायम करना चाहते हैं मुक्तदरा के ऊपर। ये नहीं होगा, ये गलत बात है। इस टाइम पे कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत थी या किसी की हुकूमत है या आज की हुकूमत है, मुक्तदरा का काम, स्टैब्लिशमेंट का काम यह है कि वो हुकूमत के साथ खड़ा हो। वो कल भी थे, वो आज भी हैं, लेकिन रोजमर्रा के जो सियासी मामलात हैं उसके अंदर वो दखल अंदाजी नहीं कर रहे। गुल साहब हमारे साथ मौजूद। गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल में सूबाई वज़ीर केपी के शकील खान ने बानी पीटीआई से मुलाकात की। शकील खान पिछले कई दिनों से छुट्टियों पर थे और मंजर आम से गायब थे, जिसकी वजह उनकी सूबाई हुकूमत के कुछ फैसलों से तहफ़्फ़ुज़ात बचाए जाते हैं। वाकिफ़ान हाल कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर को लेकर बानी पीटीआई के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, और अली अमीन गंडापुर की हुकूमत के साथ बढ़ती कुर्बतों पर कुछ सूबाई वज़रा ने भी बानी पीटीआई को शिकायत लगाई थी। और अब इस सारे सिलसिले में बानी पीटीआई और शकील खान की मुलाकात हुई, और अब जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के लिए अमीन गंडापुर की हुकूमत है, लेकिन जो उम्मीदें बानी पीटीआई ने उनसे जोड़ी हुई थी, वाकिफ़ान हाल कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर उन पर पूरा नहीं उतर सके, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद पुलिस, जिसकी मौजूदगी में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर तशद्दुद हुआ, लेकिन पुलिस में तब्दीली नहीं की गई। फिर इसी तरह बानी पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी से भी शिकायत थी, उनका भी तबादला नहीं हुआ। यानी तहरीक इंसाफ के अंदर ये तासुर उभर रहा है कि अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं।
और वो सिर्फ बड़कों तक महदूद हैं। और आज बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद शकील खान ने मीडिया से गुफ्तगू की और वाकिफाने हाल बताते हैं कि शकील खान ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बानी पीटीआई के कहने पर की और खुद शकील खान ने कहा कि वो इमरान खान के कहने पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब अली अमीन गंडापुर की कैबिनेट का आदमी इमरान खान से मुलाकात करके अपनी ही हुकूमत के अगेंस्ट जो चार्जशीट पेश कर रहा है, जरा उसकी एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। फिर मैं वाजे करता जाऊं कि खान साहब वाजे हिदायत है कि सूबाई हुकूमत के तमाम वज़रा, इंतजामी सेक्रेटरीज और लाइन डिपार्टमेंट के तमाम अफसरान अवाम के सामने जवाबदेह हैं। सूबाई हुकूमत में माली बदनवानी के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जाएगा। इस वक्त केपी में 2 पैरेलल गवर्नमेंट चल रही हैं। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो लोगों की वोट से और मैंडेट से आई है, जिसको अली अमीन खान लीड कर रहे हैं। दूसरा नॉन इलेक्टेड और गैर सियासी लोग उसको चला रहे हैं। अब जहाँ तक शकील खान ने करप्शन की बात की है तो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हैं और सूबे में करप्शन और रोकना उनकी जिम्मेदारी है। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक चार्जशीट है। ऐसा महसूस हो रहा है कि तहरीक इंसाफ के अंदर अली अमीन गंडापुर को मशकूक नज़रों से देखा जा रहा है। ये तो गवर्नमेंट का काम है ना कि उन्होंने ये करना है, तो फिर आप एक मिनिस्टर उठ के आके इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? ये महसूस किया जा रहा है कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। अब बढ़ के जो अली अमीन गंडापुर ने जो हालिया दिनों में मारी हैं और उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, उसे जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें भी हैं। हमारी प्रोग्राम में गुज़श्ता रोज़ सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने एक इंकशाफ किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कुछ लोगों को सेफ हाउसेज में रखा हुआ है और 2 से 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बयान जमा नहीं कराया है और वो बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सबमिट नहीं हुआ है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने गुज़श्ता रोज़ क्या कहा था, ज़रा सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं। साहब जो है ना वो अपनी बात कर रहे होंगे, उनको जो इन्फॉर्मेशन होगी उस बेसिस पे उनकी बात होगी। बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन लोगों को सेफ जगह पे पार्क किया हुआ है। तो आपने लोगों को सेफ हाउस पे रखा हुआ है और क्या इनकी मर्जी के साथ रखा हुआ है? जाहिर है वो खुद उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर प्रेशर्स हैं, हम अगर इस जगह पे रहे तो हमारे ऊपर ये प्रेशर है वो प्रेशर। जो मेरी इत्तलात है मैं ये समझता हूँ, जो मुझे मालूम है एक शख्स ऐसा है जिसका फ़ोन उनकी बेगम के पास था और वो कहते हैं कि जी वो तो मुल्क से बाहर चले गए हैं। और हालांकि कोई बंदा अपना फ़ोन छोड़ के बेगम के पास, ख़ास तौर पे बेगम के पास छोड़ के फ़ोन बाहर नहीं जाता। तो वो एक आदमी है जिसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बाकी सारे के सारे जो है ना, बाकी 40 के 40 उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराए हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नदीम कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये सादा सा सवाल है, पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है क्या? कप्तान ऐसा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक तो क्या, पिछले 6 माह में इंतखाबात के बाद, अब 8 अगस्त को 6 माह हो जाएंगे इंतखाबात को, 3 MPs पंजाब में और 3 ही MNAs गालबन मरकज में जो ऐसे थे जिनकी वफादारियां तब्दील करवाई गई। एक भी रुकने असम्बली ना अपने कायद से पीछे हटा, ना अपने नजरिए से पीछे आपका हटा। ताल्लुक क्योंकि पंजाब से, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA कमालिया से रियाज फतियाना साहब कहाँ हैं सर? देखिए रियाज फतियाना साहब भी और उनकी मिसेस भी वो हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं। आपने देखा आपसे राब्ते में है? अवान के इंतखाब, देखिए मुझसे तो राब्ते में नहीं है। आपसे मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लीडरशिप से राब्ते में नहीं है ना सर? मियां महबूब सुल्तान कहाँ है? मियां महबूब सुल्तान कहाँ है? मुबीन आरिफ साहब कहाँ है? कुछ पता चल सका? अच्छा मैं आपसे गुजारिश करूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम अरकान असम्बली जो 8 फरवरी को इंतखाबात में मुंतखब होकर आए, उनको इस बात का पता चल गया कि उनको पाकिस्तान की अवाम ने एग्जिस्टिंग सिस्टम के खिलाफ एक शख्स के नाम पर वोट दिया, वो शख्स जो अडियाला में बैठा है। कोई शख्स अगर ये जुर्रत करेगा कि वो अपने लोगों की विश के अगेंस्ट जाएगा, फिर वो अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला खुद तो करेगा। फिर कुरैशी साहब आपने अपने लोगों को सेफ हाउसेज में क्यों रखा हुआ है? देखिए मैं आपको गुजारिश करता हूँ, आज की जो हुकूमत है इनको इस बात का तो इदराक हो गया कि पाकिस्तान की अवाम ने उनको मुस्तरद कर। नहीं, मेरा सवाल यह है कि आपने अपने लोगों को सेफ हाउसेज में क्यों रखा हुआ है? फिर भी इसके बावजूद आपने सेफ हाउसेज में क्यों रखा है लोगों को? सर मैं आपके इस मुश्किल सवाल के करीब जाने की कोशिश कर रहा हूँ ना हुजूर। मैं जान के अमान पाऊँ तो मुझे अर्ज करने दें। आप सवालात जिस स्पीड से करते हैं तो मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप मुतमईन हो। आपको मुतमईन करना ही मेरा मकसद है। कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन सेफ हाउस में नहीं है। हाँ ये जरूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात है, जमात थी और जमात रहेगी।
नहीं, और अब जो देखिए ना, अब आप इस पाकिस्तान बात की तहरीक तरदीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी रुकन सेफ हाउस में नहीं है। गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में आपके सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने इंकशाफ किया कि पीटीआई ने अपने लोगों को सेफ हाउस में रखा हुआ है, हमारी कस्टडी में है। मेरी गुजारिश तो सुन ले, मुझे अपने अर्ज करने की इजाजत नहीं देते ना। मैं किसी सेफ हाउस की तस्दीक या तरदीद तो नहीं कर सकता। ये जरूर है कि हमारे अरकान असम्बली कोशिश पे है कि वो किसी भी तरह किसी हुकूमती जबर का शिकार ना हो। ना मैं किसी सेफ हाउस पे को जानता हूँ, ना मैं खुद किसी सेफ हाउस में रहा हूँ। ये यकीनन है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अगर हमें मखसूस रिश्ते अलॉट हो वैसे जाती कुरैश है, साहब, ये एक और फैक्चुअली गलत बात है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको भी लाहौर के एक निजी होटल के अंदर रखा गया था उस वक्त जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात थी, परवेज इलाही साहब का इंतखाब था। तो ये मत कहिए कि आप किसी सेफ हाउस में नहीं रहे। देखिए रेहान साहब, एक गुजारिश करता हूँ, चीजों में फर्क होता है। किसी निजी होटल में पार्लियामानी पार्टी का इजलास होना और वहां से इकट्ठे होकर वोट के लिए असेंबली जाना, या किसी भी जगह पर किसी घर पे या किसी मीटिंग हॉल में इकट्ठे होना, और सेफ हाउस में रहना, दो बड़ी मुख्तलिफ अच्छा, चीजें। किसी को सेफ हाउस में रखना जस्टिफाइड है सर? चलिए ये बता दें मुझे। देखिए मैंने आपको पहले गुजारिश कर दी आपको, मेरी मालूमात के मुताबिक, अब चूंकि सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने ये फरमाया है, तो तफसीलात अगर वो बता देते तो ज्यादा बेहतर होता। मेरी महदूद मालूमात के मुताबिक, और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में तर्जुमानी भी करता हूँ, मेरी मालूमात भी बड़ी हद तक ऑफिशियल होती है। मैं नहीं समझता कि पार्टी ने ऑफिशियली दोस्तों को कोई कहीं सेफ हाउस में रखा हुआ है। अच्छा, मैं आपकी इजाजत से जरा आपको वो साउंड सुनवाना चाहता हूँ, हुमायूं मोहम्मद साहब क्या कहते हैं, जरा सुनिए कुरैश साहब क्या कह रहे हैं। फवाद साहब जो है ना, वो अपनी बात कर रहे होंगे, उनको जो इन्फॉर्मेशन होगी उस बेसिस पे उनकी बात होगी। बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन लोगों को सेफ जगह पे पार्क किया हुआ है। तो आपने इन लोगों को सेफ हाउस में रखा हुआ है, और क्या इनकी मर्जी के साथ रखा हुआ? जाहिर है, वो खुद उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर प्रेशर्स हैं, हम अगर इस जगह पे रहे तो हमारे ऊपर ये प्रेशर है, वो प्रेशर। जो मेरी इत्तलात है, मैं ये समझता हूँ, जो मुझे मालूम है, एक शख्स ऐसा है जिसका फोन उनकी बेगम के पास था, और वो कहते हैं कि जी वो तो मुल्क से बाहर चले गए हैं, और हालांकि कोई बंदा अपना फोन छोड़ के बेगम के पास, खास तौर पे बेगम के पास छोड़ के फोन बाहर नहीं जाता। तो जी नदीम कुरैश साहब। अच्छा देखिए, मैं गुजारिश करता हूँ, सेनेटर साहब ने जो बात की है, मैं भी वही बात कर, कि किसी शख्स ने अपने आप को हुकूमती जबर से बचने के लिए अगर किसी जगह साइड पर रखा हुआ है और वो नहीं चाहता कि उसके साथ नहीं, वो कहते हैं कि हमने उनको रखा हुआ है और उनकी मर्जी के तहत रखा हुआ है। मैं इस बात की तस्दीक नहीं कर सकता। उन्होंने भी तस्दीक नहीं की, उन्होंने कहा मेरी मालूमात के मुताबिक। अब मालूमात में डिफरेंस आ सकता है। मैं आपको गुजारिश, आपकी मालूमात के मुताबिक ऐसा नहीं है। अच्छा, आप एक तो बात जरा मुकम्मल होने देना। सुप्रीम कोर्ट का जो स्पेशल सीट्स का फैसला आया, उसके बाद आपने देखा कि हुकूमत एक कानून साजी की तरफ बढ़ रही है, इलेक्शन एक्ट में तरमीम की जा रही है, और कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आईनी डोमेन है उसमें मदाखलत करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना माना जाए। तो जाहिर है, अब अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल बरामद हो जाता है तो नेशनल असेंबली में भी, प्रोविंशियल असेंबलीज में भी जो सीट्स की तादाद है वो बढ़ जाएगी, और वो जो हमारी तादाद में यकीनन इजाफा होगा। और उसके साथ साथ फॉर्म 47 के जो केसेज हैं मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स में, वो भी छुट्टियों के बाद अपने फाइनल एंड्स की तरफ जा रहे हैं। तो हुकूमत को अंदाजा है इस बात का कि उनकी जो ये आर्जी अददी बर्तरी है, इसने अकलियत में चले जाना है, इसने मिनॉरिटी में चले जाना है। लेकिन आपके भी तो आगे खड्डा और पीछे खाई है, क्योंकि हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया है, जिससे वो फैसला भी खासी हद तक मुतासिर हो सकता है। दूसरी बात यह है कि आज पेशावर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नदीम कुरैशी साहब, और उसमें यह तासुर मिला, क्योंकि आपके अपने सूबाई वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपकी अपनी सूबाई हुकूमत को चार्जशीट किया, और उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान की इमा पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। शकील खान साहब की तरफ मैं रेफर कर रहा हूँ। और लगता यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब जिस अंदाज में सूबे के मामलात को चला रहे हैं, उससे खुश नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब। क्या यह तासुर दुरुस्त है? अच्छा, मैं सच्चाई से आपको अर्ज करूं ना, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, लेकिन मैं आपको एक गुजारिश करता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, और अगर कोई मिनिस्टर रैंक का शख्स ये कह रहा है कि जी मैं इमरान खान साहब के इमा पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मैं तो इस बात को तस्लीम नहीं करता। इमरान खान साहब पार्टी डिसिप्लिन के सख्त पाबंद है। हमें तो यहाँ तक हिदायत है कि आपने पार्टी डिसिप्लिन के हवाले से कोई बात भी, पार्टी के इंटरनल मैटर्स को बिल्कुल मीडिया पे डिस्कस नहीं करना। मैं नहीं समझता, ये भी मैं अपने ज़ाती तजर्बे, तज्ज़िया और मुशाहिदे पर, और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उन पे बात कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ में किसी भी शख्स को इजाजत नहीं है कि वो पार्टी के इंटरनल मैटर्स को। आप जिस अंदाज में अली अमीन गंडापुर साहब सूबे को चला रहे हैं, आप उससे मुतमईन है?
यकीनन वो अपने सूबे के लिए जो बेहतर इकदाम हैं और जिस तरह से सूबे के हालात किए गए केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान, तो मैं नहीं समझता कि अली अमीन गंडापुर के किसी भी अमल में सूबे की आवाम की बेहतरी के लिए सोचना हो। अभी टाइम उन्हें 6 माह हुआ है। जो हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बतौर पार्टी थे और जो सूबे में लोगों में खौफ था, अदम तहफ़्फ़ुज़ था और बिलखुसूस दहशतगर्दी के जो मामला उस सूबे में हो रहे हैं, तो केपी के हालात पाकिस्तान के दीगर सूबों के निस्बत। बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आज लापता अफराद से मुताल्लिक मीडिया से गुफ्तगू की। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि लापता अफराद के ख़ानदानों की मदद के लिए रियासत ने गैर मामूली और तारीखी फ़ैसला किया है। 5 साल से ज़ायद अरसे से गुमशुदा अफराद के ख़ानदानों के दुख में शामिल होंगे। लापता अफराद की हर ख़ानदान के लिए ग्रांट के तौर पर 50 लाख रुपये दिए जाएंगे। उनका कहना था कि वफाकी काबीना ने ग्रांट की मंजूरी दे दी है। ये रियासत का एक मुखलिसाना रवैया है। ये मुतासरा ख़ानदानों की मुश्किलात दूर करने और उनके गम में शरीक होने की एक कोशिश है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि जो गुमशुदा अफराद हैं उनके पीछे मुतअद्दिद और पेचीदा वजूहात हैं। रियासत माँ के जैसी होती है। हुकूमत वक्त ने आज फिर साबित कर दिया, दर्दनाक इल्ज़ामात के बावजूद रियासत और इदारों का एक मुखलिस और काबिल तहसीन कदम है। पाकिस्तान में हर शहरी की ज़िंदगी का तकद्दुस और तहफ़्फ़ुज़ अहम है। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि रियासत मुक़द्दस अमर को यकीनी बनाने की ज़िम्मेदारी निभा रही है और लापता अफराद का मामला काबीना के इजलास में ज़ेर बहस आया। हम प्रोपेगेंडे का शिकार भी हुए, लेकिन आवाम से प्यार भी है। पाकिस्तान ने मिसिंग पर्सनस के मसले को हल करने के लिए सख्त इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा है कि उनमें से बहुत से केसेस को इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस इंक्वायरी कमीशन के ज़रिए हल किया गया। रियासत तमाम वसाइल का इस्तेमाल करते हुए मिसिंग पर्सनस के मसले के हल के लिए पुरज़्म है। अब आज का जो इक़दाम है मिसिंग पर्सनस के लवाहिकीन से मुताल्लिक अपनी जगह पर काबिल सताइश है, लेकिन मिसिंग पर्सनस का जो प्रॉब्लम है वो यकीनन रियासत के गले में हमेशा लटका रहा है। इस पर जो वज़राए आज़म हैं इंक्लूडिंग करंट प्राइम मिनिस्टर, उनको भी अदालत तलब किया जाता रहा है। मिसिंग पर्सनस के इशू को लेकर कंट्रोवर्सी भी रही है, एहतजाज भी हुए हैं, शहर इक़्तिदार के अंदर एहतजाज हुए हैं। अब हुकूमत जिस तरीके से उसको कॉम्पनसेट कर रही है, ये एक इक़दाम तो है, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क भी है कि क्या ये मसला यूं ही हल तलब रहेगा, यूं ही ये सवाल अपनी जगह पर सवाल ही रहेगा। आज तारड़ साहब क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूँ। जो जेन्युइन केसेस हैं जहाँ पे फैमिलीज़ को फौरी तौर पे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उस सपोर्ट पैकेज में उनको कंसिडर किया जाएगा। 5 मिलियन पर फैमिली जो है वो सपोर्ट पैकेज उसका ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब ने। जो इमीडिएट एक सपोर्ट पैकेज है उसे कंसिडर करते हुए जो चंद फैसले किए उनमें ये हैं कि एक स्पेशल कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जो ये एग्ज़ामिन करेगी कि कौन से ऐसे केसेस हैं जो जेन्युइन केसेस हैं जहाँ पे फैमिलीज़ को फौरी तौर पे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उस सपोर्ट पैकेज में उनको कंसिडर किया जाएगा और उस फैमिली के लिए 5 मिलियन पर फैमिली जो है वो सपोर्ट पैकेज उसका ऐलान किया है। जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और वज़रा की सिक्योरिटी अखराजात पर खुली शाह खर्चियों की कहानी सामने आ गई है। खबर के मुताबिक 44 गाड़ियाँ और 532 पुलिस अफसरान 24 घंटे VVIP सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर किए गए हैं। इसी तरह जजेस की सिक्योरिटी पर 34 गाड़ियाँ, 409 अफसरान और मुहाफ़िज़ मामूर हैं, जबकि ब्यूरोक्रेट्स की सिक्योरिटी पर 6 गाड़ियाँ और 79 एहलकार तैनात किए गए हैं। इसके अलावा वज़रा को 4 गाड़ियों और 44 पुलिस गार्ड्स की सिक्योरिटी की सहूलत मैसर है। अब तक जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और वज़रा की सिक्योरिटी पर अप्रैल 2024 में 4 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च हुए हैं। अब हुकूमत अशराफिया को नवाजने, उनके नाज नखरे उठाने का सिलसिला जारी रखे हुए है, जबकि गरीब को रिलीफ देने के लिए हुकूमत सोच समझ कर फैसले करती है। और आज ही वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम उजलत में तो फैसला नहीं कर सकता। जहाँ आम आदमी की बात होती है वहाँ एब्सोल्युटली नॉट, उजलत में नहीं कहा जा सकता। लेकिन दूसरी जानिब अशराफिया पर जिस अंदाज में खर्चे हो रहे और नवाजिशात, क्या ये खुला तजाद नहीं है? इसी सवाल के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।